हेलो स्टूडेंट, ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग, सेमेस्टर 4th एंड 6, सब्जेक्ट आई इरिगेशन इंजीनियरिंग। आज हम उस दिन बात कर रहे थे कि जललग्नता क्या है। जललग्नता के बारे में आपको बताया था कि जललग्नता वाटर लॉगिंग क्या होता है, क्यों होता है, किस कारण होता है। आज हम जानेंगे इसके मुख्य केसेस क्या हैं, क्या रीजन है। जो जललग्नता क्षेत्र, जल से ग्रसित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जललग्न क्षेत्र कहते हैं। तो जललग्नता के कारण क्या है, केसेस ऑफ वाटर लॉगिंग। जललग्नता के कारण क्या हैं, किस कारण से जललग्नता क्षेत्र में होती है। तो हमने उस दिन बताया था कि जललग्नता का मुख्य कारण क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल का ऊंचा उठ जाना। ग्राउंड वाटर टेबल जब किसी क्षेत्र का ऊपर हो जाता है तो उस क्षेत्र को हम जललग्न क्षेत्र घोषित कर देते हैं। जललग्न क्षेत्र वाटर टेबल ऊंचा क्यों होगा, तो मैंने आपको बताया था, कल एक समीकरण बनाया था, इनफ्लो और आउटफ्लो प्लस स्टोरेज। तो हमने आपको बताया था इनफ्लो बराबर आउटफ्लो प्लस स्टोरेज। अगर स्टोरेज की मात्रा बढ़ेगी तो इनफ्लो की मात्रा बढ़ेगा। दोनों का मात्रा क्या होना चाहिए, इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होनी चाहिए। अगर इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर नहीं है, इनफ्लो का मान अधिक हो जाएगा, तो ऐसे क्षेत्र क्या होगा, जल से ग्रसित हो जाएगा। उस क्षेत्र को हम कहेंगे कि जल से ग्रसित क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र, जिस क्षेत्र में इनफ्लो की मात्रा अधिक हो जाएगी। इस जललग्नता के कारण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इसे करिएगा, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि जललग्नता के कारणों को समझाइए, तो आप थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फिर जललग्नता के बारे में हमने आपसे बताया कि क्यों होता है, कारण क्या है। तो इस कारण तो कई हैं इसके, लेकिन मेन कारण जो है, मेन कारण ये है कि ग्राउंड वाटर टेबल का ऊपर उठ जाना। जब ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर हो जाता है, उसके कारण उस क्षेत्र को जलग्रसित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। जब इनफ्लो पानी आउटफ्लो से अधिक होता है, जैसा मैंने भी बताया, जब इनफ्लो पानी की मात्रा आउटफ्लो से अधिक होता है, तो यह स्थित क्षेत्र में जललग्नता की संभावना को प्रकट करती है। कहने का मतलब, अगर इनफ्लो और आउटफ्लो, हमने बताया था इनफ्लो क्या है, इनफ्लो का मतलब जैसे रिसन वाला पानी, जो रिसन जितना रिसने वाला पानी होता है उसको इनफ्लो के अंतर्गत लेते हैं, और जो ऊपर मृदा के ऊपर फ्लो होता है उसे हम आउटफ्लो के अंतर्गत लेते हैं। तो जब इनफ्लो का मान आउटफ्लो से अधिक हो जाएगा, तो ऐसे क्षेत्र में वाटर लॉगिंग की संभावना प्रकट होने लगती है। अतः वह सभी तत्व जिनके कारण इनफ्लो की मात्रा बढ़ती है, जललग्नता के कारण कहलाते हैं। मतलब जिन जिन कारणों से इनफ्लो की मात्रा बढ़ती जाएगी, वो सब किस में आएंगे, वो सब जललग्नता के कारण में आएंगे। वैसे हम देखें, कोई भी कारण, दो प्रकार से कारण होते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे जललग्नता के भी दो प्रकार के कारण हैं, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। एक नेचुरल रीजन होता है, प्राकृतिक कारण होता है, जो प्रकृति के द्वारा स्वयं ऐसा कुछ है जिसके कारण ऐसा होता है। और एक आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल का मतलब है कि वो कृत्रिम रूप से होता है। कृत्रिम मतलब वो मानव के हस्तक्षेप के कारण, या मानव के त्रुटिपूर्ण के कारण, या मनुष्य के बिहेवियर के कारण, या अज्ञानता, जल्दबाजी, जो भी आप कह लीजिए, उसके कारण ऐसा होता है। तो आज हम इस वीडियो में नेचुरल केसेस देखेंगे, अगले वीडियो में आर्टिफिशियल केसेस देखेंगे। तो नेचुरल केसेस कौन कौन से हैं, प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमें जानना है। प्राकृतिक कारण के अंतर्गत निम्न तीन कारण आते हैं। पहला, क्षेत्र की स्थलाकृति, टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। मतलब क्षेत्र की स्थलाकृति के कारण वाटर लॉगिंग होता है। क्षेत्र की स्थलाकृति मतलब टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, मतलब क्षेत्र की स्थलाकृति कैसे है। जैसे अगर अधिक ढालू क्षेत्र रहेगा तो वर्षा का पानी वहाँ रुकेगा, नहीं रुकेगा, बहुत शीघ्र ही क्या होगा, क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। लेकिन समतल तथा गड्ढों वाली स्थलाकृति में पानी का निकास में अधिक समय लगेगा, और जब पानी के निकास में अधिक समय लगेगा तो ऐसे में क्या होगा, इनफ्लो की मात्रा बढ़ जाएगी। तो रिसन के लिए अगर अधिक समय लग जाएगा तो इनफ्लो की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए अगर क्षेत्र की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ है, ढालू है, उबड़ खाबड़ है,
तो वहाँ पर पानी अधिक समय तक रुकेगा, गड्ढों वाला अधिक समय तक रुकेगा और रिसन की मात्रा अधिक होगी, इससे वाटर लॉगिंग की संभावना प्रकट होगी। अगर ढालू क्षेत्र है बहुत तेज़ी से पानी बाहर निकल जाएगा। समतल तथा गड्ढों वाले क्षेत्र में स्थलाकृति के लिए पानी के निकास में अधिक समय लगता है, जिससे वहाँ रिसन अधिक होगा और ऐसे स्थानों पर क्या होगा कि ऐसे स्थानों पर वाटर लॉगिंग की संभावना प्रकट होगी। तो ये तो हो गया पहला रीजन, इस क्षेत्र की स्थलाकृति, टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, क्षेत्र की स्थलाकृति के कारण ऐसा होता है। दूसरा जो रीजन है उस क्षेत्र का भूविज्ञान, जियोलॉजी ऑफ द एरिया। जियोलॉजी ऑफ द एरिया कहने का मतलब कि क्षेत्र के जो भूविज्ञान मतलब जियोलॉजी कैसी है, कैसे मतलब वहाँ पर पारगम्य परत है कि अपारगम्य परत है और मृदा परत तथा उसकी विशेषताओं के कारण जललग्नता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि ऊपर की मृदा पारगम्य है, पारगम्य सतह की मोटाई कम है, तो रिसन पानी अधिक नीचे नहीं जा पाता है और ऊपर क्षेत्र में ही रह जाता, जिससे वाटर टेबल ऊपर उठ जाता है और वाटर टेबल अगर ऊपर उठ जाएगा तो वह क्षेत्र जल से ग्रसित हो जाएंगे। यदि ऊपर की मृदा की पारगम्यता कम है, इससे जललग्नता की संभावना प्रकट हो जाएगी। कहने का मतलब जब मृदा पानी अंदर सोखेगी नहीं, पारगम्यता उसकी बहुत कम है, अपारगम्य लेयर है, तो पानी ऊपर भरा रहेगा। पानी ऊपर भरा रहने से क्या होगा कि आपके इनफ्लो की मात्रा बढ़ेगी और जब इनफ्लो की मात्रा बढ़ेगी तो वाटर लॉगिंग क्या होगी, वहाँ पर जल लग्नता भी प्रभावित होगी, जल लग्नता भी बढ़ेगी। कहने का मतलब अमृदा तथा उसकी विशेषताओं के कारण भी क्षेत्र में वाटर लॉगिंग की संभावना प्रकट होती है। अगर अमृदा तथा उसकी अगर ऊपर वाली सतह की मोटाई कम है, जो वहाँ जो ऊपर की पारगम सतह उसकी मोटाई कम है, तो रिसन से पानी अधिक नीचे तक नहीं जाएगा और वाटर टेबल क्या होगा, अप हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। यदि ऊपर की मृदा पारगम्यता कम है तो जललग्नता की संभावना बढ़ जाएगी। अगला रीजन है वर्षा, रेनफॉल। वर्षा के कारण भी क्षेत्र में जललग्नता आती है, बहुत बड़ा रीजन उसका होता है। प्राकृतिक कारण अगर देखा जाए जललग्नता का, तो रेनफॉल जो होता है वर्षा, वो बहुत बड़ा रीजन सामने आता है। क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण इनफ्लो जल स्तर अस्थायी रूप से ऊंचा उठ जाता है और क्षेत्र में अस्थायी जललग्नता आ जाती है। अगर क्षेत्र में वर्षा अधिक हो रही है तो वर्षा अधिक होने के कारण इनफ्लो जो होगा वाटर टेबल, वो क्या होगा, उसका मान ऊपर उठेगा और क्षेत्र में अस्थायी जललग्नता आ जाएगी। अगर जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं है तो ये अस्थायी जललग्नता क्या होगी, काफ़ी समय के लिए स्थिर हो जाएगी, काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जललग्नता में वर्षा का अहम भूमिका है। अगर वर्षा की मात्रा अधिक होगी, जिन क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होगी वहाँ जललग्नता की संभावना अधिक प्रकट होगी, जहाँ पर वर्षा कम होगी वहाँ पर जललग्नता की संभावना कम होगी। इस प्रकार हमने देखा कि 3 प्रमुख रीजन थे। नेचुरल अगर केसेस में देखें, प्राकृतिक कारणों में देखें, तो सबसे पहला क्षेत्र की भूस्थलाकृति के कारण ऐसा हुआ, दूसरा क्षेत्र का भूवैज्ञानिक जियोलॉजी ऑफ द एरिया के कारण हुआ और तीसरा रेनफॉल के कारण। ये 3 मुख्य कारण हैं जिनके कारण वाटर लॉगिंग जललग्नता क्षेत्र में पाई जाती है। और एक ऐसे कारण है, ये नेचुरल कारण है, प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारणों के बाद जब कहा जाएगा कि जललग्नता के प्राकृतिक कारण बताइए है, तो आप ये 3 कारण बताएंगे। पहला क्या, क्षेत्र का स्थलाकृतिक, दूसरा क्षेत्र का भू विज्ञान और तीसरा रेनफॉल वर्षा। इन 3 कारणों से होता है, क्षेत्र में जललग्नता पाई जाती है। इन तीनों कारणों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। बस मेन कॉन्सेप्ट आप देखिएगा इसका कि इनफ्लो और आउटफ्लो, कि किन कारणों से इनफ्लो की मात्रा बढ़ रही है क्षेत्र में। अगर इनफ्लो की मात्रा बढ़ती गई क्षेत्र में, और हमने बताया था इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है। इनफ्लो का मतलब जो रिसन के कारण पानी, जैसे नहर से पानी का रिसन हो गया, या फिर आप
सिंचाई कर रहे हैं उसके कारण जो पानी रिसन हो रहा है, मतलब जितना डैम से रिसन हो रहा है, जो भी रिसन के कारण पानी जा रहा है वो इनफ्लो के अंतर्गत लेते हैं। आउटफ्लो के अंतर्गत ऐसे पानी की मात्रा लेते हैं जो ऊपर साल के ऊपर से फ्लो हो रहा है। तो आप इन दोनों के रीजन देखें किन किन कारणों से इनफ्लो की मात्रा बढ़ रही है। जिन जिन कारणों से इनफ्लो की मात्रा बढ़ती जाएगी वही कारण आपके क्या होंगे, जललग्नता के कारण होंगे। तो उन कारणों में अगर हम देखें कि नेचुरल केसेस कौन कौन से हैं, प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं, तो मुख्य रूप से प्राकृतिक कारण 3 हैं। एक क्षेत्र की स्थलाकृति, मतलब अगर क्षेत्र उबड़ खाबड़ है तो वहाँ पर पानी की मात्रा क्या होगी, अधिक समय तक रुकेगा, गड्ढे हैं अधिक समय तक रुकेगा, अधिक समय तक रुकेगा तो वहाँ जललग्नता पाई जाएगी। क्षेत्र अगर ढालू है तो पानी बहुत तेज़ी से बाहर निकल जाएगा, और जब पानी बहुत तेज़ी से बाहर निकल जाएगा तो ऐसे क्षेत्र में जललग्नता कम पाई जाएगी। दूसरा मुख्य रीजन जो आपका है उस क्षेत्र का भूविज्ञान है, जियोलॉजी ऑफ द एरिया, कि ऊपर की जो पारगम्य परत है वो कैसी है। अगर अधिक मोटी है, मोटाई कम है तो रिसन कम होगा, रिसन कम हुआ अगर हुआ तो पानी क्या होगा, ऊपर वाटर टेबल ऊपर उठेगा। और अगर इसकी मोटाई अधिक है, पानी पारगम्यता कम है तो जललग्नता की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है रेनफॉल, वर्षा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जललग्नता अधिक पाई जाती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जललग्नता की मात्रा कम पाई जाती है। वर्षा के समय अगर देखा जाए, अगर क्षेत्र का जल निकास अच्छा नहीं है, ड्रेनेज वर्क अच्छे नहीं है वहाँ पे, तो क्या होगा कि जललग्नता अस्थायी रूप से बनी रहेगी, और नहीं तो फिर अगर अच्छे हैं तो अस्थायी रूप से जललग्नता बनी रहती है। तो आप इतना देख लीजिएगा। हम नेचुरल केसेस के बारे में बात कर लिए कि वाटर लॉगिंग के नेचुरल केसेस कौन कौन से हैं, किन किन कारणों से ऐसा होता है, ये हमने देख लिया। अब हम अगले वीडियो में इसके आर्टिफिशियल केसेस के बारे में देखेंगे कि आर्टिफिशियल केसेस कौन कौन से हैं, किन किन कारणों से ऐसा वाटर जललग्नता पाई जाती है, उसके आर्टिफिशियल केसेस कौन कौन से हैं। थैंक यू सो मच।